जाता है कि आप एलिमिनेट कर पाते हैं, और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो उसके लिए तो आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ट्रेंड देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जैसे पॉलिटी, भाई इससे तो प्रश्न कोई नया आता नहीं था, जब पहली बार पढ़ा था तब तो आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बेसिकली जो हिस्ट्री वाली पूर्वावलोकन होती है वो बहुत थोड़ी मोटी सी होती है। तो मैं उसमें सेक्शन अपने डिसाइड कर लिया। घटना चक्र से काफ़ी सीधे सीधे प्रश्न उसमें आ जाते हैं, और उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन आते हैं ना, लिखे हुए होते हैं, तो हाँ, उससे भी आपका एक प्रश्न से काफ़ी सारे प्रश्न उससे तैयार होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अभी मैम आई है इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ साथ जो यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है उसके बारे में भी हम फोकस करेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम ममता है, मैं आगरा से हूँ। जी, थोड़े से ये बताइए आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। मेरा मीडियम हिंदी है और मैंने पीजी किया हुआ है सोशियोलॉजी से। जी, ये आपका कौन सा प्रयास रहा है। ये मेरा थर्ड मेंस और थर्ड इंटरव्यू है। इससे पहले कहीं आप पोस्टेड हैं। हाँ, वर्ष 2021 की परीक्षा में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर चढ़ी। जी, अभी मैम आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताइए। क्वेश्चंस तो ज़्यादातर एनालिटिकल थे, आपके व्यूज़ मांग रहे थे, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके ज़्यादा प्रश्न रहे थे कि अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं और क्या कहते हैं, आपको अगर अपने कार्यालय में एफिशिएंसी बढ़ानी है और भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो आप अपने लेबर डिपार्टमेंट में जो है वो डिजिटल इंडिया का कैसे आप उसमें यूज़ करोगे। और उन्होंने जो है वो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी पूछे थे, उनके नेम्स पूछे थे, कुछ मेरे सोशियोलॉजी से रिलेटेड। अगर रिकॉल कर रहे हैं तो मतलब वो भी बताइए। अब इतना मेरे को नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था ई नाम वगैरह हो गया, डिजी लॉकर हो गए, इस टाइप के मैंने कुछ नेम बताए थे। और उन्होंने सोशियोलॉजी के कुछ एक दो थिंकर्स थे, अपनी तरफ से पूछा कि आप ये थिंकर अपने बताइए और उनका जो है वो योगदान बताइए क्या रहा है। और मेरे लेबर डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम्स पूछी थी, और आप अगर इन स्कीमों में आपको लगता है कुछ कमी है तो आप कैसे इसको दूर करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं श्रमिक हैं उनके लिए क्या आप करना चाहते हो, है ना, कैसे वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करोगे। आप जो बच्चे हैं उनके लिए अपने डिपार्टमेंट में संगीत को कैसे इन्वॉल्व करोगे, कि संगीत का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो मैंने उन्हें एक केस स्टडी टाइप की बताई थी कि हम अपने डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के जो इंटरव्यू रहा था वो बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और जो सोशियोलॉजी था मेरे सब्जेक्ट उससे। और कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें अगर करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल आपका इंटरव्यू यानी कि आपके डिपार्टमेंट और हाँ, जॉब रिलेटेड पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरे वर्क प्रोफाइल से था, और बेसिकली जो सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है पीजी में उससे था। ये आपका कौन सा प्रयास रहा यूपीपीएससी। ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है। जी, आपकी कुछ तो मैम एक अलग की हैं, तभी ना लगातार इंटरव्यू दे रही हैं। और थोड़ा सा हम जानेंगे, मतलब अभी 2024 का प्रीलिम्स होना है, आखिरी 2 महीने में मतलब कैसे किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। आप ही होप कि आप ही फॉर्म भरी होंगी। अभी फॉर्म मैंने फिल नहीं किया था, हाँ, लेकिन अभी करूँगी। इसके लिए तो यही है कि जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती हैं आप उनको कर लीजिए, जो विषयवार आती हैं, और करंट अफेयर इसको कर लीजिए, तो आपका हो जाता है, क्योंकि घटना चक्र से काफ़ी सीधे सीधे प्रश्न उसमें आ जाते हैं, और उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन आते हैं ना, लिखे हुए होते हैं, तो हाँ, उससे भी आपका एक प्रश्न से काफ़ी सारे प्रश्न उससे तैयार हो जाते हैं। तो मेनली आप घटना चक्र अच्छे से कर लें, पूर्वावलोकन सब जो विषयवार आती है वो, और लेकिन ये भी देखें कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो उस विषय की जो घटना चक्र है, जैसे पॉलिटी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक वगैरह से तो बेसिकली करंट के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, ट्रेडिशन इतने आते नहीं है। तो करंट और जो घटना चक्र विषयवार है आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। कुछ टेस्ट सीरीज अगर सजेशन देना चाहेंगे फिल्म्स के स्तर पर। टेस्ट सीरीज़ तो किसी की भी ले लीजिए, सब अच्छा ही करते हैं। मैंने तो वर्ष 2021 में जो टेस्ट सॉल्व किए थे उनको ही रिवाइज़ किया था 22 में भी, और अभी तो फ़िलहाल मैंने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ आप कोई सी भी मार्केट से ले सकते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल ही रहती है। करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने और भी कुछ रिसोर्सेज जो आपने प्रेफर किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने SCS का करंट अफेयर्स जो था उसके नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स, उनको किया था, उससे हो जाता है। बाकी तो बस। अभी मैम जो पूर्वावलोकन आपने बताया, मतलब कैसे उनके पढ़ते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे क्या अलग से कुछ करती है जो बार बार आप इंटरव्यू तक पहुँच रही हैं।
उसमें पूर्वालोकन का मैंने ऐसा था, जब पहली बार पढ़ा था तब तो आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बेसिकली जो हिस्ट्री वाली पूर्वालोकन होती है वो बहुत थोड़ी मोटी सी होती है, तो मैं उसमें सेक्शन अपने डिसाइड कर लेती हूँ। तो हिस्ट्री में मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी रह चुका है। और तो मैं उसमें पहले जो भी प्रश्न मुझे थोड़े ईजी गोइंग लगते हैं उनको मैं बस फिर एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर उनको सर्कल कर लेती हूँ जो ज़्यादा टफ लगते हैं, मतलब जो उनको भूलने की संभावना ज़्यादा होती है, फिर उन्हीं को ही बार बार रिवीजन करते हैं। फिर उन प्रश्नों को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है जो आपको आते ही हैं, जो नहीं आते उनको पढ़ना। और सारे सब्जेक्ट में हम एक दिन में पढ़ नहीं सकते, मतलब उसको हाँ। कैसे सेक्शन वाइज डिवाइड करती थी? और आप तो अब जॉब कर रही हैं, जॉब के साथ कैसे मतलब हैंडल करती हैं? आप, मैंने कहा ना, आप पहले प्रेफरेंसेस डिसाइड कर लीजिए। आप ट्रेंड देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जैसे पॉलिटी, भाई इससे तो प्रश्न कोई नया आता नहीं, मतलब वही आपको वही ट्रेडिशन ही पढ़ना है। कोई करंट अगर आ गया मुद्दे तो वो बात अलग है। तो पहले आप प्रेफरेंस डिसाइड कर लीजिए, ट्रेंड देखिए पिछले वर्षों के किस सब्जेक्ट से कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो वो लिखिए आप। आजकल सब लोग बनाते भी हैं यूट्यूब पे कि इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न रहे हैं, तो उसको देखने के अनुसार अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप टैकल कर पाएंगे। इसमें मैम पीसीएस में फैक्ट्स ज़्यादातर होते हैं, मतलब ऑप्शन अब लगातार इसके लेवल भी ऊपर जा रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें, उसकी प्रक्रिया थोड़ा समझाइए। वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। टेस्ट सीरीज करेंगे वो, उससे आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है कि आप एलिमिनेट कर पाते हैं, और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो उसके लिए तो आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार जीएस पेपर 5 और 6 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इसके लिए आपने रिसोर्सेज क्या पढ़ा था और कैसे कलेक्ट किए थे? मैंने एक तो ऑनलाइन रिसोर्स लिया था, जो भी न्यूज़ मुझे करंट अफेयर्स की मिल रही हैं, क्योंकि हम प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो यूपी का तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है, लेकिन मैंने कुछ गूगल करके या फिर जो यूपी की वेबसाइट्स होती हैं तो वहाँ से तो करंट अफेयर्स लिया। और बाकी वाईसीटी जो यूथ कंपटीशन की ने भी निकाली थी अपनी बुक, तो उससे क्वेश्चंस, उसके शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर किया। मेंस के लिए कुछ टेस्ट सीरीज या टेलीग्राम चैनल सजेशन देना चाहेंगे? हमारे साथ बहुत सारे छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं। टेस्ट सीरीज़ ऐसा मैंने तो कुछ बेसिकली लगाई नहीं थी, लेकिन मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो मैंने मेक आईएएस की क्वेश्चंस जो थे वो देखे थे, तो उनको किया था। कितना हेल्पफुल रहा है? अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो आपकी हैबिट में आ रहे हैं, तो हेल्पफुल तो रहता ही है। प्रैक्टिस कभी वेस्ट तो जाती नहीं है। मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, मतलब आंसर राइटिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? और आप लगातार 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इस बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि एसडीएम मिल जाए आपको। आ, थोड़ा सा बताएं, एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का भी मौका नहीं होता है, बस आपका पेन चल रहा है और क्या चल रहा है, क्या लिख रहा है वो नहीं पता होता है ना, ये भी स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले आपको बहुत एक मेंटेन करके रखना है थोड़ा सा। ये स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि आपको लिमिटेड समय होता है, तो पूरी पेपर भी फिल करने हैं, आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, तो इंट्रो दे दीजिए मुश्किल से 20% पूरे एक आंसर का, और मेन बॉडी कर लीजिए, और इंट्रो भी और जो आपका कंक्लूजन रहेगा उसमें भी वही 15 से 20% उसका रहना चाहिए। 80% आपकी मेन बॉडी रहनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा अगर ग्राफ वगैरह थोड़े फ्लो चार्ट बना दें, अपनी बात को कम शब्दों में कह दें, तो स्पेस भी कवर हो जाता है और थोड़ा सा कॉपी भी अच्छी लगने लगती है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टूडेंट मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो उनके क्वेश्चन सही नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं होगा, तो अपने आप को इस एग्जाम टाइम में कैसे प्रेशर हैंडल करें? और जिसे मेंस क्वेश्चन लिखते समय एक के बाद क्वेश्चन ज़्यादातर काफ़ी प्रेशर रहता है, कैसे अपने आप को पहली चीज़ तो आपने जब ये निर्णय लिया है इस लाइन में आने का, इस जॉब को सिलेक्ट करने का, तो आपको पेशेंस तो वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक दिन के लिए आ सकता है ना। तो मोटिवेट आपको पहले से अपना माइंडसेट रखना है, क्योंकि ये तो भाई ह्यूमन नेचर है, हमारे साथ भी होता है, हम भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई ये रोज़ क्या हो रहा है, चीज़ें कब होंगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो अब आपको भाई रिजल्ट का टाइम भी याद रखना है, आपको अपना ये भी ध्यान रखना है कि जब बस बाकी सब कर रहे हैं तो फिर हम भी उस लाइन में, किसी को पहले अटेंड में मिल जाता है, किसी को लास्ट में भी मिलता है, वो भी एग्जाम्पल है। तो थोड़ा मोटिवेशन का काम ये भी सब करेगा। मैडम एक कोई स्टूडेंट से कमेंट किया था, मतलब पीसीएस की तैयारी के लिए कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए एवरेज? देखिए ऐसे घंटे तो मैंने कभी अपने गिने ही नहीं है, लेकिन एक एवरेज अगर आप कुछ मतलब आप पूरा सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही पूरा दिन दे रहे हैं, उस अपनी पढ़ाई के लिए ही सिर्फ समर्पित है, आपको कुछ काम नहीं करना, तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो आप निकालिए, ठीक है। लेकिन अगर जो वर्किंग है तो वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी निकाल रहे हैं, और वो लेकिन क्वांटिटी मत गिनिए, क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, 12 घंटे 14 घंटे सब कोई नहीं पढ़ सकता है, वी आर नॉट मशीन्स। तो ये है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी वाला होना चाहिए,
और रिवीजन वो बहुत मस्ट है। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए। अब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार आपको फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन एज HTM मिले। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड।